बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आप सुन रहे थे मरियम नवाज़ को। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर पाकिस्तान में एक फड्डा पड़ा हुआ है। अपोजिशन की जमातें कहती हैं कि इलेक्शन एक ख़ास तरीके से हो और उसमें मुदाखलत ना हो तो वो अच्छा इलेक्शन है। बल्कि पाकिस्तान में होता यह है कि जो भी इलेक्शन हार जाता है उसके लिए वो बुरा इलेक्शन होता है। थोड़ा अर्सा पहले ऐसा ही इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में हुआ तो नून लीग हार गई। उन्होंने कहा जी धांधली है। पीपल्स पार्टी ने कम धांधली का शोर मचाया, हुकूमत बड़ी खुश हो गई। कराची में इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी जीत गई। नून लीग ने कहा धांधली है, पीपल्स पार्टी ने कहा ठीक है, पीटीआई ने कहा नहीं धांधली हुई है। इसी तरह डस्का के इलेक्शन में वहाँ पे भी इसी तरह हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। अब इस मरतबा जो कंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ, पीटीआई के कई लोग शिकायत कर रहे हैं जी हमारे साथ 2 नंबरी हो गई, और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं ये क्या हो गया। और जो पीएमएलएन है वो अब धांधली का नहीं कह रही क्योंकि यहाँ पे वो इलेक्शन जीत गए। ये इलेक्शन कमोबेश सारे मिलते जुलते हुए, कोई ज़्यादा फ़र्क इनमें नहीं है। हाँ, अगर धांधली वाली कुछ चीज़ें हैं तो उनको दूर करने के लिए इस्लाहात आ सकती हैं, लेकिन अपोजिशन जमातों में ख़ास तौर पे पीएमएलएन वो राज़ी दिखाई नहीं देती कि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर काम करे या कोई ऐसा मैकेनिज़्म आ जाए, ऐसी मशीन आ जाए जो इलेक्शन करवाए, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए जिसमें इलेक्शन को साफ और शफाफ किया जा सके, जिन चीज़ों पे खदशात हैं वो खदशात दूर किए जा सके। तो ये बहुत सारे सवालात हैं। हम यहाँ से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, महंगाई पे भी जाएंगे, इकॉनमी के मामला देखेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब आज के प्रोग्राम में। अब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। फ्रीहा इदरीस साहिबा एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मुजम्मल असलम साहब एनालिस्ट है, पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया मुजम्मल साहब आपका भी। सबसे पहले मैं जनरल साहब आपके सामने रखता हूं कि एक्चुअली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ना करवाने के पीछे या उनमें कोऑपरेट ना करने के पीछे अपोजिशन वजह यह बताती है कि क्योंकि फौज बतौर एक इदारा मुदाखलत कर देती है इलेक्शन में, तो वो मुदाखलत अगर ना हो और इलेक्शन के अंदर फौज शामिल ना हो या इदारे मुदाखलत ना करें या एस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म हो जाए तो फिर तो कोई मसला नहीं है। असल मसला वो है, वो निशानदेही वहां करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब ये इलेक्शन का वक्त आता है तो मोस्ट प्रॉब्ली पॉलिटिकल पार्टी से मशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन आर्मी को मुख्तलिफ ड्यूटीज सौंपता है। ये हालांकि किसी भी मुल्क में नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। ये होता इस वजह से है कि ये सूबाई सेटअप जो भी है, मसलन पुलिस है अगर सिंध में, तो ये पीएमएलएन उस पर एतमाद नहीं करेगी। जैसे पिछले दिनों हुआ 249 के इलेक्शन में बावेला मचा दिया मिफ्ता इस्माइल ने कि जनाब ये सारा रिकॉर्ड जो है वो फौज के हवाले कर दें। ये खुद ही ये काम करते हैं क्योंकि दूसरे पे एतमाद नहीं, धांधली ये दबा के सारे करते हैं। आप सोचिए, अब धांधली का शोर वो मचा रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं बख्शा, वहां जाके जाली डॉक्यूमेंट जमा कराए। तो क्या इलेक्शनों में जाली काम नहीं करते होंगे ये? यानी जिसका हौसला और जिसका गुर्दा इतना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जाके तो जाली किस्म के कागजात जो है, एफिडेविट्स और ये पेश कर देता है, वो इलेक्शनों में बख्शता होगा किसी को? अरे बड़े दिल गुर्दे का काम है। ठीक है, ये है कि इन्होंने दबा के ये खुद ये करते हैं बेपनाह इसमें रिगिंग। और अभी पिछले दिनों एतजाज हसन साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा जी यहाँ लाहौर में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्होंने अपने 20 से 25 हजार जाली वोट रखे हुए रजिस्टर किए। तो असल मसला सारा वो है कि अगर रिगिंग बंद हो जाए किसी तरह तो वो इनको भाएगी नहीं, इनको पसंद नहीं आएगी, उस पर तनकीद होगी, उस पर सबके ऊपर इल्जाम आयद होंगे। ये खुद रिगिंग कर लें, कामयाब हो जाए तो सब ठीक है। मशीन का जहां तक ताल्लुक है, ये आया, इन्होंने ना उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखी, ना उसके ऊपर कुछ बहस हुई, ना उसका कोई उसकी कारगुजारी को देखा, बाहर से पहले ही फतवा लगा दिया कि जी ये नहीं होगी क्योंकि उसमें जहां धांधली के बंद होने के चांस है। मैंने मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन देखी है, मैं उस पर कायल हूं कि उसमें बहुत हद तक रिगिंग जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। कोई टेक्निकल आदमी कोई टेक्निकल चीज वहां पे उसमें निकाल के ले आए, उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन बार सूरत उसमें लगता यही है कि रिगिंग करनी मुश्किल होगी, जाली वोट्स डालने मुश्किल होगी।
मैं जब देखने गया सर मशीन को, तो मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी और दुनिया को दिखाई भी थी इसी प्रोग्राम के चैनल पे, यहीं पे। वो हुआ ये कि मैं अपने साथ एक दो टेक्निकल लोगों को भी लेकर गया था। मैंने उनसे कहा निकालो इसके अंदर कोई नुक्स निकालो, कोई चीज़ टेक्निकली बताओ। तो उन्होंने एंड में मुझे एक सादी सी बात की, हो सकता है कोई और आके बाद में कल को निकाल दे नुक्स, लेकिन एक सादी बात जो उन्होंने एंड में मुझे की, उन्होंने कहा सर आपने दुकानदार वाला कैलकुलेटर देखा जो पुराने ज़माने में होता था, वो जो बहुत पुराना कैलकुलेटर दुकानदार का? कहते सर ये वो कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर में अगर कोई फिगर आप डाल दें तो दुनिया का बड़े से बड़ा हैकर या दुनिया से बड़े का बड़ा प्रोग्राम एक्सपर्ट जो है वो बाहर से इसके डिजिट को तब्दील नहीं कर सकता। तो ये उस तरह का एक पुराने जमाने का कैलकुलेटर है। तो आप आसानी से उन्होंने मुझे ये समझाया था। बहरहाल कोई चीज़ ऐसी मिली तो नहीं, लेकिन अपोजिशन देखना ही नहीं चाह रही, देखेगी तो पता चलेगा। रफिया देखें, इसके ऊपर अब एक कंसेंसस अगर होना है तो वो तब है जब सबने बैठ के मशीन को सामने रख के देखना है। सारे अपने अपने एक्सपर्ट्स को लाए, उन्हें कहे निकालो कीड़े इसमें से। अब इलेक्शन कमीशन ने जो कीड़े निकाले हैं, जो 37 सवाल उन्होंने किए, यानी वो कहते हैं इसमें एल्फी डाल देगा कोई। एल्फी दुनिया की किसी भी मशीन में डाल दें आप, वो मशीन खराब हो जाएगी। तो ये तो मशीन का कसूर नहीं है, कसूर तो एल्फी का है कि एल्फी जहां डालें वो जगह खराब हो जाती है, मशीन खराब हो जाती है। नंबर 2, उन्होंने कहा मशीन की ईमानदारी पे शक है, एतबार नहीं किया जा सकता। फिर वो कहते हैं मशीन जो है वो फ्रॉड को नहीं रोक सकती। फिर वो कहते हैं मशीन औरतों को घरों से लाके वोट नहीं डलवा सकती, यानी औरतों की जो वोटिंग की शरह है उसमें इजाफा नहीं कर सकती। और ऐसे बेशुमार उन्होंने मजाक किए हैं ये 37 सवालों में। तो इनकी बुनियाद के ऊपर क्या अपोजिशन को आपको लगता है कि सिर्फ इन्हीं की बुनियाद के ऊपर वो अपना मुकदमा कायम करें? वो खुद भी तो इसको देखना चाहिए आके। इसमें जो असल बात है ना, अभी आप कहे थे इमरान साहब के ऑपोजिशन सुनने को ही बात तैयार नहीं है। शुरू में थोड़ा सा पीपल्स पार्टी का मुझे पॉइंट ऑफ व्यू फर्क लगा था। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे तो उन्होंने तो बड़ा सपोर्ट किया था मशीन को। उन्होंने कहा था मैं अपनी पार्टी से भी जाके बात करूंगा कि इसको देखें और मैं कहूँगा कि इसको ज़रूर इनकरेज किया जाना है टेक्नोलॉजी को। और जिसके तरीके से रिजेक्ट किया जा था शुरू में, तो कुछ मुझे जो हमने बचपन में साइंस के बारे में अपने स्कूल्स में पढ़ा है वो वाले वाक़यात याद आ रहे थे कि गैलीलियो से नाराज़ हो गई पूरी दुनिया, या जब भी किसी ने आके साइंस की बात की तो लोग नाराज़ हो गए थे। इन द डार्क एजेस चर्च के जो मिनिस्टर्स थे, जो प्रीस्ट थे, वो नाराज़ हो जाते थे कि ज़रा सी भी कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट हो या कोई नई बात हो तो सब को लगता था कि हमारे मसाइल हैं। लेकिन अब वो निकोला टेस्ला के मरने के बाद पता चला दुनिया को ये कौन आदमी था। कई साइंटिस्ट मर गए, बाद में पता चला ये कौन है। और उस वक्त के भी वो जो खौफ व हरास था उसके भी सियासी मुहरकाती थे। वो सिर्फ एक ये नहीं था कि रिलीजन से डायरेक्ट इन कंट्रास्ट बात की जा रही है जिसको वो बुनियाद बनाते थे। असल वजह यही थी कि जिन जिन की दुकानें लगी हुई थी उन सबको अपनी दुकानें खतरे में नजर आना शुरू हो गई थी। और अब अगर आके मैं कैंडिडेटली अपना ओपिनियन दूं तो बड़े अफसोस के साथ मुझे यही लगता है कि किसी ने भी इसको ओपन माइंडेडली देखा ही नहीं। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ने स्टेटमेंट दी, कुछ और लोगों ने दी, लेकिन उसके बाद अपने सियासी मफादात सामने आ गए। इनफैक्ट इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ने तो यहाँ तक कहा कि इस मशीन से वो बहुत सारे उनकी नज़र में, क्योंकि उन्होंने, आपको याद है कि जब वो उनकी बेगम लाहौर से इलेक्शन हारी थी तो वो एक पेपर उन्होंने बनाया था और वो लेकर भी गए थे उसको अदालत में। उनका कहना यह है कि मुख्तलिफ पंजाब के इलेक्शन में फर्क पड़ेगा और कहीं नहीं पड़ेगा इस मशीन से। और वो उनके मुताबिक पंजाब की कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो आइडेंटिफाइड भी हैं उनकी नज़र में, जहां पर एक्स्ट्रा वोट है, यहाँ पे गोस्ट वोट है। जैसा कि MQM को हम जानते हैं कि कराची में ये काम करती रही है माजी में, मगर वो ठप्पे लगाया करते थे, थोड़ा सा खौफ हरास और अपना दबदबा इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे इत्तेज़ाज़ साहब कहते हैं कि पंजाब में ये बड़ा टेक्निकल तरीके से हुआ हुआ है और कई सालों से हुआ हुआ है, जो कि ग्रास रूट जमात है उनकी, उसने ये किया हुआ है। उसको नुकसान होगा, बाकी किसी को इससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। ना इंटीरियर सिंध में पड़ेगा, नहीं कहीं और पड़ेगा। जो आप बात करें एल्फी हो या कोई भी मामला हो जो कि इलेक्शन कमीशन ने बात की, एल्फी तो आप पेपर में भी डाल देंगे तो वो वोट खराब हो जाएगा। ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन ने जो पॉइंट्स दिए हैं
उन्हीं का जवाब देना है हुकूमत ने। बाकी तो अपोजिशन का अपने अपने जो मामलात हैं वो आगे रखे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुझे लगता है कि वहां पे गवर्नमेंट को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। वो एकदम झारियाना पॉलिसी पे उतर आए हैं। असल बातचीत उनकी इलेक्शन कमीशन से नहीं। अब जिस तरह के उन्होंने सवाल पूछे हैं वो सवाल तो आप अंडर मैट्रिक बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो जारहाना हो जाएगा, या वो हंसना शुरू कर देगा या वो गले पड़ जाएगा। ये बात सही है, लेकिन अब हर बात में बातचीत ही हो सकती है। अब जो उन्होंने इल्जामात लगा दिए इलेक्शन कमीशन पे, इसके बाद तो बात बिल्कुल हेड ऑन की तरफ जाती हुई नजर आती है। कुछ मुझे लगा था कल की स्टेटमेंट देख के इलेक्शन कमीशन की, मुझे लगा थोड़ी सी लचक आई है उनके अंदर। सो हो सकता है ये बात हो जाए तय बातचीत से। इसमें एक चीज और है, मैं मुजम्मिल साहब के पास जाने से पहले, इस मशीन में वोट जाया नहीं किया जा सकता। यानी जो हमारे लाखों वोट जाया हो जाते थे, वोट जाया नहीं होंगे। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी चाहे वोट जाया करने, वो नहीं कर पाएगा। कोई और बंदा चाहे वो जाया नहीं कर पाएगा। नए वोटों को बीच में शामिल नहीं किया जा सकता। यानी पहले आप डब्बे के अंदर और वोट डाल देते थे ना, बाहर से लाके, या थैले में डाल देते थे। अब बाहर से लाके आप वोट भी इसके अंदर शामिल नहीं कर पाएंगे। हर तरह की चोरी जो मैं सवालात लिखकर देके गया था, वो सारे जवाब जो है वो ये मशीन दे रही थी। मैं मुजम्मिल साहब, इज इट पॉसिबल, आपको लगता है कि ये अप्लाई हो जाएगी अगले इलेक्शन तक? देखें, जिस तरीके से आजकल हम टीवी पे कह रहे हैं कि जी वेंचर कैपिटल का दौर आ गया है और पाकिस्तान में जो है बड़े बड़े सरमायादार और कारखानेदार जो हैं वो सरमाया नहीं ला पा रहे। आज की नौजवान बच्चे जो है 18, 20, 25 साल के जो हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो है 50 मिलियन डॉलर की कोई इन्वेस्टमेंट बाहर से लेकर आ रहा है, कोई 100 मिलियन डॉलर की लेकर आ रहा है। पिछली हुकूमत जो है शहबाज शरीफ साहब वाले अभी क्रेडिट लेते फिरते हैं कि जी हमने इतने लैपटॉप बांटे हैं, इतने जो है तालीम फैलाई है, टेक्नोलॉजी ये वो, और उसके बरखिलाफ जो है वो टेक्नोलॉजी के ही खिलाफ जा रहे हैं और वो एक नफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की आबादी की आज भी 70% जो है 30 साल से नीचे है। तो 18 साल से 30 साल की उम्र का जो है मेरे ख्याल से 50% वोटर होगा पाकिस्तान का। और यही जो है चाहते हैं, मैं तो यही चाहूँगा कि कम से कम कि नौजवान नस्ल जो है जिनका फ्यूचर एट स्टेक है, जो अब 50, 60, 70 साल के हो गए, वो नहीं, जिनकी नौजवान नस्ल वही जो है आगे अपने जो है उम्मीदवार और अपनी पार्टियां और अपना विजन जो है लेकर आए। अगर ये हम चीज़ नहीं करते तो इसका मतलब ये कि 2028 में बात गई। तो जो हमारी जो अभी नस्ल जो 30 साल से नीचे है, वो 8 साल बाद वो भी 40 साल की ब्रैकेट में आना शुरू हो जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ मेक एंड ब्रेक टाइमिंग, और इसको जल्द अज जल्द जो है हल करना ज़रूरी है। और अगर नहीं करते तो फिर जो है ना आप इस मुल्क से ब्रेन ड्रेन समझें, क्योंकि यही लड़ाई होती रहेगी 2023 में कि जी इसने धांधली कर दी, उसने धांधली कर दी, उसने मारना पीटना शुरू कर दिया, हड़ताल शुरू कर दी, जलसे जुलूस शुरू कर दिए। अब हम पिछले 10 सालों से तो ये देख रहे हैं, 2014 से अब 2021 आ गई है, यही चीज़ें देख रहे हैं। अगर इसको स्टॉप लगाना है और मुल्क की सिर्फ तवज्जो जो है मईशत की तरफ करनी है, तो इस चीज़ से छुटकारा आपको जल्द अज जल्द पाना होगा। जान साहब, ये दलील से या साइंसी तरीके से कैसे लोगों को कायल किया जा सकता है? यानी पाकिस्तान जैसे मुआशरे में कितना आसान है कि कोई भी कह दे कोरोना का वैक्सीन नहीं लगवाना, वरना औरतों की मूछें निकल आएंगी, बंदे मगरमच्छ बन जाएंगे। यानी ये अखबारात में छपी हैं चीज़ें और लोग उसको मानना शुरू हो गए, और यहाँ पे अपोजिशन के बंदे कहते हैं कि ये जादू का डब्बा है, ये आप किसी और को वोट डालेंगे, ये डल जाएगा हुकूमत को, और लोग मानना शुरू हो। सर कोई साइंस की बात सुनेगा, कोई लॉजिक की बात सुनेगा सर यहाँ पे? यानी इस मुल्क में कायल करना कितना मुश्किल है? देखिए, कायल करना मुश्किल उतना नहीं होता अगर कोई दलील सुनने के लिए तैयार। जब आप मैं ना मानूं की रट लेके खड़े हो जाएं तो फिर कायल करने का तो तुक नहीं बनता, आप फिर मेहनत जाया, अपना वक्त जाया करेंगे। असल चीज ये थी, कायल करने का वक्त तब था जब ये आके उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखते, मशीन के बारे में अपने शुकूक शुबहात दूर करते, सवाल करते। फिर अगर कोई उनकी ऐसी ऑब्जर्वेशन होती जिसके बुनियाद पे हम कह सकते, वो कहते कि जनाब हमारी ये ऑब्जर्वेशन है, ये खराबी इसमें हो सकती है, तो फिर शायद उनको कायल करने का वक्त भी होता। लेकिन यहाँ तो कायल करने वाले तो वो तो है ही नहीं, वो स्टेज पे तो बात पहुंची नहीं। ये तो इनकार पहले दिन से, जैसे ये उन्होंने सुना कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई जा रही है तो उनके हाथ पांव फूल गए, चेहरे नीले हो गए। उसकी वजह यही थी कि वो सारा ड्रामा वहां खत्म हो गया।
फेयर इलेक्शन, ये बकवास है, ये झांसा है, ये ढोंग है बहुत बड़ा। ये जितनी ये धांधली करते हैं आप सोच नहीं सकते। धांधली खत्म होना उनके लिए मौत है, वो दुख है सबसे बड़ा। सर मैं रिपोर्टिंग करता रहा हूं, मैंने एक एक धांधली खुद रिपोर्ट की है। मैंने इनके इलेक्शन कमीशन के जाली बनाए हुए दफ्तर भी पकड़े हैं, मैंने स्टैंप लगे हुए सैकड़ों हजारों वोट निकाल के पब्लिक के सामने रख दिए। मैं इनके ऊपर काम करता हूं। मुझे पता है कि पीएमएलएन के पास धांधली करने का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब में मौजूद है, और उसको कई दफा मैंने बतौर रिपोर्टर चैलेंज किया है। तो यही मसला है ना कि आपको शिकस्त नजर आ रही है उसमें, क्योंकि धांधली नहीं कर सकेंगे। और धांधली को दूर करना या धांधली खत्म करना नारा है जरूर, लेकिन धांधली को पहले से कहीं ज्यादा करना असल अमल वो है। तो आप दलील किधर देंगे और कैसे आप किसी को कायल करें? सर अपोजिशन को कायल करना ना हुकूमत ने, अब कैसे करे कायल? उनके साथ बैठ के कैसे बात करें? देखिए मैं एक चीज बताऊं, ये बड़ा मुश्किल सा एक मरहला है। अगर हुकूमत या तरफा फैसला करती है और वो कहते हैं जी नहीं इलेक्शन इसी तरह होंगे, और आपका इलेक्शन कमीशन भी तैयार हो जाता है कि हम करेंगे, तो दूसरी तरफ अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस इलेक्शन का बाइकआउट कर दें, आप क्या करेंगे? या वो इलेक्शन जो है उसको मुतनाज़ा करार दे दें। तो अल्टीमेटली तो ये कंसेंसस करना पड़ेगा, लोगों को ऑन बोर्ड रखना पड़ेगा, लेकिन वो पब्लिक प्रेशर के साथ हो। आप पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करें और उनको बताया जाए, तो शायद कोई सीनियर्स, कोई ऐसे लोग या सीनियर एलिमेंट्स निकल आए आगे जो इनको कहें कि जनाब इसमें धांधली नहीं हो सकती, आप सीधी तरह आके तो इसमें हिस्सा लें। लेकिन वो मसला यही है कि एक मैं ना मानू की रट है, आप सुनने को तैयार ही नहीं किसी चीज। मैं फरिया इदरीस साहब इसमें एक चीज देखें मुझे, अब या तो मशीन आ जाए, या नहीं आती तो फिर जो पॉलिटिकल पार्टी जिनको लगता है कि एक पार्टी पंजाब में धांधली करती है उनको भी कहिए फिर वो भी वही काम करें, दबा के जाली वोट बनाए, दबा के 2 नंबरियां करें, दबा के लोगों को तैयार करें, और फिर उनके मुकाबले में उस लेवल की धांधली करें कि अगली दफा वो खुद हाथ जोड़ के कहें कि भी अल्लाह का वास्ता मशीन ही ले आओ। ये काफी खतरनाक सिनारियो आप बता रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि 10 अल्टीमेटली तो यही होता है, कोई प्लान बनाया जाए, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए इवेंचुअली, बट मे बी दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। अभी आपने इसकी मशीन के बारे में बताया, एक और बात भी है इसमें कि ये जो डबल वोटिंग होती थी, या आप जाके वोट डाला है अपनी जो रिमूव कर दें अपने हाथ से निशान को, वो भी रुक जाएगी इससे। तो ये मेरे लिए क्वेश्चन इसमें बड़ा, जो मुझे बार बार मैं पूछती हूँ एज ए जर्नलिस्ट और अपने आप से भी पूछती हूँ कि इसका फिर ऑल्टरनेट क्या है? ठीक है आप इनकार करें ये बिल्कुल गलत है मशीन, फर्ज कर लें फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, तो फिर ऑल्टरनेट तो वो है जिसको आप मानते ही नहीं इस इलेक्शन को। कोई पार्टी हर इलेक्शन पे किसी ना किसी ने इतराज उठाया हुआ है, तो फिर इसको भी ट्राई कर लें। व्हाट्स रॉन्ग विद इट कि एक नई चीज आ रही है। आप वाकयात की बात करे थे एज अ रिपोर्टर, तो कुछ क्विकली मैं आपसे शेयर कर लूं कि कराची के जो हल्का है जहां से आरिफ अलवी साहब बाद में जीते थे, उससे पहले वो जो उन बूथ्स के ऊपर हुआ कि अमला आ नहीं रहा, कॉल्स उनकी सुनी, वहां पर हमने लोगों को कह रहे हैं कि हमने इतने वोट्स पहले ही डाल गए हैं, वो तो कुछ लोग सड़कों पर निकल आए, तो फिर दोबारा इलेक्शन उनको कराना पड़ गया। लेकिन जो दीगर इलाके थे कराची के, ये 2013 के इलेक्शन की गालिबन बात है, वहां पे एक खातून मुझे मिली, कह रही है मैंने 40 वोट डाले हैं, हंस के बता रही हैं। फिर मैंने उनको जाके पूछा जो ऑफिसर थे कि ये कह रही है खुद कि इन्होंने 40 वोट डाले हैं, तो वो कह रहे हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग। इसी तरीके से लाहौर में एक जगह पर हम गए, वहां पे हमने देखा कि जो टीचर थी वहां स्कूल की, वो इतराज करी कि जी हमारी कोई नहीं सुन रहा यहाँ पे जो हो रहा है। ये हर इलेक्शन में होता है, और ये तो हम बड़ी सिटीज की बात कर रहे हैं, आप अंदरून इलाकों में चले जाएं वहां क्या क्या नहीं होता। सो ये ऑल्टरनेट है, और आपको एक ऐसा सिस्टम मिल रहा है जिसमें अगर धांधली आपको लग रहा है कि फिर भी होगी, तो अब क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि उतनी हो रही है, उससे ज्यादा हो रही है, या उससे कम हो रही है। अगर हम उसके अलावा कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे पाकिस्तान में तो बड़े जबरदस्त साफ शफाफ इलेक्शन होते रहे हैं, और ये पहली दफा धांधली होने का खदशा जा रहा है, तो ये कैसी डिबेट है? इस पे मुझे हैरत होती है। एक और भी तो इसके अंदर चीज है ना मुजम्मिल साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी आप ना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे जितना वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी उनका जो फॉरेन रेमिटेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है, और बड़ा अच्छा उन्होंने एक मिसाल कायम की है। शायद गवर्नमेंट पे उनको ट्रस्ट है, वो पॉलिसी बदली है, या दूसरे मुहर्रिकात हो सकते हैं। बहरहाल
फॉरेन रेमिटेंस बहुत अच्छी आ रही है, बड़ी तगड़ी आ रही है। अब उनके लिए गवर्नमेंट ये भी सोच रही है उनको कुछ मुराद दी जाए, जैसे हम इनको देते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडीज बहुत बड़ी बड़ी, तो कुछ थोड़ा बहुत उनके लिए भी किया जाए, उनको भी प्रोटोकॉल्स दिए जाएं। तो वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो वोट डालना चाहता है, लगभग 1 करोड़ के करीब लोग हैं, अब उन पे भी अपोजिशन कहती है जी नहीं ये वोट भी नहीं चाहिए, ना डालने दो इनको। देखें, बात यह है ना कि उन पे कभी होमवर्क नहीं किया ओवरसीज पाकिस्तानी। आपको याद होगा कि जब चौधरी सरवर साहब PMLN में थे तो उन्होंने इन प्रोटेस्ट छोड़ा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे जब कोई ज़मीन खरीदते हैं उस पर कब्जा हो जाता है। Exactly. और उन्होंने खुद कोशिश की कि उन बेचारों का कब्जा छूट जाए, तो हुकूमत ने कान तक नहीं धरे थे। तो ये वो असासा है। मैं आपके जो है सामीन के लिए कुछ फिगर रख देता हूँ सामने। पिछले साल 29 अरब डॉलर उन्होंने जो है तरसीलात भेजी हैं पाकिस्तान में, और इसके अलावा जो स्टेट बैंक ने प्रोडक्ट निकाला है रोशन डिजिटल, उसमें 1 साल के अंदर 2.25 अरब डॉलर अलग से भेजे इन्होंने। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 31 अरब डॉलर। और सामने जब हम IMF से प्रोग्राम लेते हैं तो हमें IMF जो है 6 अरब डॉलर 39 मंथ्स में जो है कर्जा देता है, यानी कि कतरा कतरा करके, और उन्होंने एक झटके में आपको 1 साल में 31 अरब डॉलर भेजे। वो उसके अगेंस्ट में मांगते क्या हैं? वो कहते हैं मैं, क्योंकि खुद जो है जैसे आप YouTube पे वीडियोस करते हैं, मैं मईशत पे करता हूँ, आपके लेवल पे तो मेरी फॉलोइंग नहीं है, लेकिन मेरी जो फॉलोइंग है उसका 25-30% हिस्सा जो है पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी फैले में, वो वहाँ से पैगाम देते हैं कि इस मुल्क में जो महंगाई का जो आप लोग शोर मचा रहे हो, आओ हमारे मुल्क में देखो 1 साल में कीमतें कहाँ से कहाँ निकली हैं। वो वहाँ से पैगाम देते हैं कि भाई ये जो मुल्क में आपको जो है ये 60% लोगों को जो है वो जो बेस लाइन जो जिसे कहते हैं बिजली 300 यूनिट वाली, 60% आबादी को जो है समझ लें कि तकरीबन मुफ्त में बिजली देते हैं आप लोग। तो ये अगर लोगों को वोट का मौका मिल गया तो वो तो जो है फिर वो पढ़ी लिखी और इन्फॉर्म बात करेंगे। ये उल्टे सीधे इसको इज्जत दो उसको इज्जत दो और जेलों की कहानियों पे वोट नहीं देंगे, वो देंगे इन्फॉर्म्ड लिटरेट बात पे वोट देंगे। दिस इज द फेयर जिसकी वजह से जो है हमारे मुल्क की सियासी पार्टियां, मेजॉरिटी सियासी पार्टियां इस चीज से डर रही हैं कि वो कंप्लीटली आउट हो जाएंगी। और वो जो एक फैमिली डायनेस्टी चल रही है ना कि एक जाता है तो फिर बच्चा, फिर उसके आगे बच्चा, वो गद्दी नशीनी खत्म हो जाएगी। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बाद दूसरी बड़ी चीज़ है। और वो मैं यकीन जाने कि कोई ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान आऊँ तो मेरे लिए, वो बेचारा तो वो मोबाइल फ़ोन जिस तरह हम ड्यूटी नहीं देते तो बंद हो जाता है ना, उस बेचारे का भी 60 दिन बाद बंद हो जाता है। वो फिर अगर पाकिस्तान 3 महीने के लिए आए तो वो भी ड्यूटी भर देता उल्टा। तो यहां तक उससे आप अगर वो गाड़ी बाहर से लाता है तो वो जो एक पाकिस्तानी की गाड़ी की ड्यूटी है वो उतनी गाड़ी की ड्यूटी भर के लाता है। उसको आपने कहीं कोई ना टैक्स एडवांटेज दिया हुआ है ना उसको कोई सहूलत दी हुई है। उसके बावजूद अगर आप मेरे से लिखें बात कि अगर आज ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान पे पैसा देना भेज देना तो सूडान भी हमसे अच्छी हालत में रहेगा, जिम्बाब्वे भी हमसे अच्छी हालत में रहेगा। ये मईशत बगैर रेमिटेंसेस की खड़ी क्या लेटने की भी काबिल नहीं रहेगी। तो ये उनको बराए मेहरबानी उनको हक देंगे ना तो उनका जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जिस मुल्क में हम पैसे भेज रहे हैं उसकी कानून साजी और उसकी हुकूमत जो साजी है हमारा भी अमल दखल है, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट्स भी करना शुरू कर देंगे पाकिस्तान में। अभी तो वो जो है अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं। अभी तक रेमिटेंसेस में हमारे जो अमीर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में कारोबार के लिए पैसा नहीं भेज रहे। जिस दिन वो भेजना शुरू कर देंगे तो फिर हमारी जान छूट जाएगी कि जी चीन से क्या आ रहा है, जापान से क्या आ रहा है, अमेरिका से क्या आ रहा है। जनरल साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी यानी उनसे हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन उनको बुनियादी चीज यानी पाकिस्तान के अंदर एक आदमी सारी जिंदगी स्कूल नहीं गया, एक आदमी एक जमात भी नहीं पढ़ा, एक आदमी जो है उसने पाकिस्तान के लिए कोई और कंट्रीब्यूशन भी नहीं किया, और एक आदमी ऐसा जो काम भी नहीं करता, घर में सारा साल फारिग रहता है, उस वोट डालने का हक है। लेकिन वो जो बेचारा बीवी बच्चों से दूर बाहर जाके पैसे बना रहा है, वहां से पाकिस्तान भेज रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है और उसके दिल में पाकिस्तान भी है और वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना भी चाहता है, वो वोट नहीं डाल सकता। देखिए, बात यह है कि वो आपको पैसा भेजते हैं या जो कुछ भी, मेरा अपना तजर्बा है कि जो मुल्क से बाहर रहते हैं उनको मुल्क के अंदर रहने वालों से ज्यादा फिक्र होती है अपने मुल्क की।
हाँ, ये बात पाकिस्तान के बारे में ये बात थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है तो उनके टेलीफोन आने शुरू हो जाते हैं, वो आपसे पूछना शुरू कर देते हैं, परेशान है हम, ये क्या हो रहा है। उनकी परेशानी हमसे कहीं ज्यादा हो जाती है क्योंकि हम तो मुल्क में बैठे हैं, तो बात चीजें देख लेते हैं, बात जगह से पता लग जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो बेचारे अंधेरे में होते हैं। तो जिनके दिल में दर्द है, दुख है, जो पीछे अपने खानदानों को छोड़ के गए हुए हैं, वो आपसे सिर्फ इतना मांगते हैं कि आप उनको ओन कर लें, आप उनको समझ लें कि वो आपका हिस्सा है, वो आपके मुल्क के वासी हैं, वो बाहर चले गए हैं, लेकिन उनका एहसान बेशक ना माने, लेकिन उनको अपने मुल्क का कम से कम हिस्सा मान लें, ताकि उनको भी ये एहसास हो कि पाकिस्तान उनका है, बावजूद बाहर आ जाने के बाद। उस एहसास को आपने कंफर्म करने के लिए, उनको उस एहसास को मजबूत करने के लिए, उसकी यकीन दहानी करने के लिए आप उसको वोट का हक दे रहे हैं। नहीं, लेकिन जब कोई ये कहता है कि उनको मखसूस नशिस्तें दे दो, तो ये एक और तरह की तौहीन नहीं है उनकी? नहीं ना, वो मखसूस नशिस्तें हैं, वो कोई माइनॉरिटी हैं, ये तो नहीं है कि वही तो तौहीन है। वो शहरी हैं इस मुल्क के, और इस मुल्क के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, कर भी रहे हैं। मुल्क का सबसे बड़ा दुख आपकी इकोनॉमी है जो बुरे हाल में है, उसमें तो उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत है। वो चाहें तो वो पैसा लेके वहीं कहीं बाहर जायदादें खरीद लें, क्योंकि हमारे अक्सर जो लीडर्स हैं वो तो जाके बाहर ही खरीदते हैं जायदादें, तो वो भी खरीद लें बाहर, लेकिन वो पैसा आपको बेचते हैं, घर भी यहाँ बनाना चाहते हैं, उनके बेचारों के प्लॉट भी खाए जाते हैं यहाँ पे, उनके घर भी कब्जे हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी सरजमीन को तरजीह देते हैं बाहर की सरजमीन से। तो उनका, और अगर मैं उनका, जैसे हमारे लीडर्स ने बाहर दुनिया बनाई भी है, मगर उन दोनों का मवाजना करूं तो वो तो उनकी पांव की खाक के बराबर नहीं है ये हमारे लीडरान जो, क्योंकि उनको तो वो तो बेरहम है, उनके अंदर तो दर्द ही नहीं है इस मुल्क का। वो तो यहाँ से लूट मार कर कमाई लेके तो बाहर जाके बना रहे हैं, ये बेचारे भेज रहे हैं आपको, और उन्हीं के ऊपर यही लोग थानेदार बन के बैठे हुए कहते हैं जनाब इनको वोट का हक नहीं देना। चलो ब्रेक पे जाने से पहले मैं जरा ब्रेक पे जाने से पहले मुजम्मिल साहब एक चीज आप बताइएगा कि ये रेमिटेंस बढ़ क्यों गई? यानी कोई तो रीजंस होंगे ना कि रेमिटेंस बढ़ना शुरू हो गई, ये ट्रेंड क्यों आया? देखें, बात यह कि ये जब मुस्लिम लीग नून का आखिरी साल था तो 18 अरब डॉलर रेमिटेंसेस थी, और जो पीटीआई का तीसरा साल है 29 अरब डॉलर रेमिटेंसेस हुई हैं, और जब मुस्लिम लीग नून ने आखिरी अपने 3 सालों में जो है 17 अरब डॉलर से 18 सिर्फ 1 अरब डॉलर जो है बढ़ाया था, और इन्होंने जो है 3 सालों में जो है 11 अरब डॉलर से हजम बढ़ा दिया। इस साल 32 अरब डॉलर पे इंशाल्लाह जा रहे हैं। देखिए, बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी ना वो बेवकूफ़ नहीं है, वो यहाँ पैसे एक फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भेजता है, एक वो कोशिश करता है कि यार अपने लिए एक घर ले लूँ, कल को मैं वहाँ से बूढ़ा हुआ तो अपने ख़ानदान रिश्तेदारों में आ जाऊँ, तो उसको एक लीडरशिप पे कॉन्फिडेंस भी उसका जो है ना आना ज़रूरी है। और आप यकीन जाने कि जिस तरीके से ये रोशन डिजिटल और रेमिटेंसेस में पैसे आ रहे हैं, पिछले साल लोगों ने कहा था आधे हो जाएंगे कोविड के बाद, और ये आएंगे नहीं। वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे इदारों ने भी बोल दिया था, लेकिन उल्टा वो जो है उसकी रफ्तार 30% से बढ़ गई। तो ये जो अभी जनरल साहब ने बात बोली ना कि उनके दिल में एक तो दर्द है कि भाई ये पाकिस्तान में परेशानी ना हो, तो उन्होंने उसकी एक तो रफ्तार बढ़ा दी, दूसरा उन्होंने ये देखा कि भाई जब इधर की लीडरशिप इस टफ टाइम में जो है उन्होंने जो है स्मार्ट लॉकडाउन लगा के 1200 अरब का रिलीफ फंड दे के स्टेट बैंक से अलग उन्होंने स्टिमुलस दिलाया है, तो हम भी हिस्सा डालते हैं। माजी में क्या होता था कि बाहर से अगर कोई ऐसे टफ टाइम आते थे, आपको याद होगा 2005 के जलजले हो गए, या उसके बाद सैलाब हो गए 2016 में, और उससे पहले 2010 में, बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी मदद के लिए आता था तो यहाँ पे उस पर डाका मार दिया जाता था, मगरमच्छ बैठे हुए और कंट्रीब्यूशन को जो है तैयारी करके। तो अब वो जो है एटलीस्ट उनका एक कॉन्फिडेंस है कि जो एवरी पेनी दे सेंडिंग, वो जो है वो राइट जगह पे पहुंच रहा है और उसका मिसयूज नहीं हो रहा। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से, अच्छा इसमें वो पहले तो जो है मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल साहब वो लगे होते थे कोई और दलीलें देने, अब उन्होंने परसों कोई एक हफ्ता पहले, महीना पहले एक दलील दे दी, पाकिस्तान में अकेले नहीं बढ़े, बांग्लादेश में भी रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं। तो वो जस्टिफाई करना शुरू हो जाते हैं, भाई आपको क्या तकलीफ है अगर पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आ गई हैं, पाकिस्तान की मईशत की और या पाकिस्तान की तामीर में वो हिस्सा डालने हैं, आपके दौर में नहीं आए तो दूसरे को आप डिस्क्रेडिट करना शुरू कर देते हैं, उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह के बयान एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट आएगा कि
पाकिस्तान में पहली दफ़ा रेमिटेंसेज मेरे कायद जनाब फलां के वालिद के फलां ने पहली मरतबा भेजना शुरू किए थे, और इसका सहरा भी हमारे सर पे जाता है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं फ्रिया इदरीस साहब से बात शुरू करने के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फ्रिया, देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक जो है ना, वो भी कहानी वही वाली है जो आपने बताया कि कोई भी दलील या कोई भी साइंस मानने के लिए लोग इसलिए तैयार नहीं होते थे कि उनकी अपनी इकॉनमी उसके साथ वाबस्ता होती थी, अपना फ़ायदा या नुकसान उसके साथ जुड़ा होता था। आज सारे जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी रवायती पॉलिटिकल पार्टियों को वोट डालने का उन पार्टीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, तो इसलिए वो पॉलिटिकल पार्टी सोचती हैं दफ़ा करो, इनको भी अगर राइट दे दिया वोट डालने का तो ये कौन सा हमें वोट डालने वाले हैं, लिहाजा जान छुड़ाओ। अब ये काम तो होने वाला रियासत के लिए, मुल्क के लिए और हमेशा के लिए, तो इसमें आज का पॉलिटिकल फ़ायदा देखकर जब आप करेंगे तो आप मौका ज़ाया करते हैं। जी देखिए, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकती हूँ। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी रही हूँ फॉर मैनी ईयर्स। इस वक्त भी मेरी फैमिली छोटी सी फैमिली है, मगर उसमें जो मेन चंक है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही है। उनकी कम्युनिटी से डायरेक्ट ताल्लुक भी है, तो उनके सेंटिमेंट्स का मुझे बखूबी अंदाज़ा है। और ये बात अब तो कुछ साल आगे हो गए, कुछ साल पहले तक भी वहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रल होकर भी ऑब्जर्वेशन करें, और आप सब लोग जाते रहते हैं बाहर, आप लोगों की भी राब्ते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, तो आपको नज़र आता है, मैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रल होकर भी कहूँ तो 80 to 90% लोग ओल्ड सिस्टम से बिल्कुल तंग हैं, और वो इसकी वजह से इमरान खान साहब की पार्टी को समझते हैं कि वो बेहतर जमात है। जो स्टेटमेंट्स खान साहब देते हैं, जो उनका इसी स्टेटस को चैलेंज करते हैं, ये एक पॉपुलर नैरेटिव है। यूरोप में भी, कहीं और भी आप चले जाए, वहाँ पे अभी जब खान साहब अमेरिका गए थे तो वहाँ पे जो उन्होंने खिताब किया था, वह नजर आई थी आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी, और ये एक इम्प्रेसिव शो था। बरतानिया का मैं आपको बता सकती हूँ, साउथ हॉल के इलाके में चले जाएं या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के किसी आप प्रेस्टिजियस लेक्चर में बैठे हों, आपको वो जितने भी लोग हैं उनकी आपको सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स पीटीआई नजर आता है। अब अगेन देखिए, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। अभी जैनल साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं ऑन इंटेलेक्चुअल लेवल, ऑन सोशल लेवल। ये बहुत अच्छी बात है कि हाउ इम्पोर्टेंट दीज पीपल आर। आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स से मुजम्मिल साहब ने बताया है कि ये कितना अहम है पाकिस्तान के लिए। लेकिन सियासत में क्या है, पिछला इलेक्शन उठाएं 2018 का, तो 4 मिलियन वोट से पीटीआई पीएमएलएन से आगे थी। पीएमएलएन को भी बहुत वोट मिला, ये दो लार्जेस्ट पार्टीज थी। 4 मिलियन का डिटर्मिनिंग फैक्टर था बिटवीन द टू पार्टीज। इस वक्त जो शबरी फराज साहब फिगर दे रहे हैं वो 8 मिलियन वोटर कह रहे हैं ओवरसीज का, जो कि कर सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में अगर ये मशीन्स आ जाएं। अब उसमें से 50%, 60% में तो 80% तक आपको कहा, आप सबके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। ये वो खौफ है, बगैर कुछ किए अगर उतना ही वोट दोबारा मिल जाएगा, प्योर मैथ्स करें पीटीआई को 2018 वाला, और ओवरसीज का फैक्टर आ जाए, तो ओवरसीज एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि चेंजिंग फैक्टर होगा फॉर एनी इलेक्शन आगे 20-30 कोई साल तक। 40 के करीब सीटें हैं जिन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। 40 के करीब सीटें जिन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये वो एग्जैक्टली सो ये वो खौफ है जिसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी की रेमिटेंस हो या उनका कोई और कंट्रीब्यूशन हो, वो किसी पार्टी को नजर नहीं आएगा, क्योंकि उनको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि अगर ये फैक्टर आता है तो ये वो वाला उनका एक्स फैक्टर होना है जिसकी वजह से उनका इलेक्शन में जीतने का कोई चांस नहीं है। जनरल साहब, जितनी मर्जी आप इस्लाहात कर लें, जितना मर्जी आप एब्सोल्युटली नॉट बोलें, जितना मर्जी आप सर उठा के जीते रहें, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां लोगों की एक ख़ास अंदाज में तरबियत हुई है और एक ख़ास किस्म की सोच जो है वो डेवलप की गई है, जहां आम आदमी को सबसे बड़ी फ़िक्र रहती है कि मेरी मईशत का क्या किया, तो जब तक महंगाई रहेगी हुकूमत कुछ भी कर ले, दोबारा वोट ले पाएगी आपके ख्याल में? देखिए, ये बड़ा ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है। महंगाई का डेफिनेटली एक प्रेशर है अवाम के ऊपर, और उसको हमने बहुत ज्यादा उसका चर्चा भी किया है, और उसकी वजह से लाजमन इलेक्शन के ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि लोगों की आमदन नहीं बढ़ी। अगर महंगाई होती है और आमदन भी साथ बढ़े तो फिर आपके ऊपर इम्पैक्ट कम हो जाता है। यहाँ वो चीज नहीं है। लेकिन आप देखिए कि ये क्या अगली जमात आके, ये कोई भी अगर इनकी जगह पे कोई और पार्टी आ जाती है तो वो क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे महंगाई को।
जब तक मुल्क आपका कर्जों में जकड़ा हुआ है, आप महंगाई कम नहीं कर सकते। आप कर्जों पे जीते हैं, कर्जों पे जकड़े हुए हैं। पैसा होता है किसी मुल्क के पास तो महंगाई रहती है, लेकिन वो सब्सिडीज देना शुरू कर देते हैं अपने लोगों को। अक्सर ममालिक में ये सब्सिडी, जिसकी वजह से अवाम की मुश्किलात कम हो जाती हैं। यहां आप कर्जों पे जी रहे हैं, सब्सिडी कैसे देंगे जी? IMF से लोन लेंगे, वो कंडीशन रखेंगे। अगर कोई पार्टी ये क्लेम करती है कि वो महंगाई कम कर सके, किसी ने क्लेम नहीं किया। वो इनको सिर्फ ये कहते हैं कि आप महंगाई बड़ी कर दी, इन्होंने मार दिया, लोगों को भूखे मर गए। ये किसी ने नहीं कहा कि हम आए तो महंगाई कम करके दिखाएंगे, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पीछे से आप देख लीजिए कि जनरल मुशर्रफ के वक्त में 60 रुपए का डॉलर था, जरदारी साहब आए तो 100 से ऊपर हो गया, नवाज शरीफ साहब आए तो दरमियान में 130 पे भी गया, अब ये आए तो 170 पे हो गया। तो क्या कोई हिस्ट्री हमें कहीं नजर आती है कि वो जो महंगाई चली गई, जो कभी रिवर्स हो गई, वापस चली गई? वो नहीं हुई। लोगों की आंखों में आप धूल झोंकते हैं, उनको ख्वाब दिखाते हैं, उम्मीदें उनकी भंगा देते हैं, बाद में वो बेचारे उसी तरह रोते धोते रहते हैं, हुकूमत बच जाती है। तो ये है सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कि आपके जज्बात, आपकी जो कमजोरियां हैं, वीकनेसेस हैं, आपकी गुर्बत, उन चीजों को ये एक्सप्लॉयट करके बिल आखिर अपनी हुकूमत लाना चाहते हैं। मैं इसमें अवाम को कहीं नहीं देखता। अब मुझे बताइए कि मियां नवाज शरीफ सबसे बड़े लीडर हैं, जरदारी साहब लीडर बने हुए हैं, उनका दुख है क्या? एक शख्स अपनी बेटी को लाना चाहता है, दूसरा अपने बेटे को आगे लाना चाहता है कि जी वो वजीर आजम बन जाए। तो अवाम किधर है इसमें? नहीं, वो बेटी के बेटे को भी तैयार कर रहे हैं। वही कह रहा हूं कि वो काम कर रहे। बेवकूफ वो लोग हैं जो उनके पीछे लगे, ये सोचते हैं कि जनाब उनके लिए बेहतरी आ जाएगी। उनका तो नाम है ही नहीं कहीं। तो ये अलमिया है कि तालीम की कमी है, लोगों में वो शऊर नहीं है कि वो इन चीजों को इन डिटेल देखें या गहराई में जाके समझें। वो जबानी नारे कोई लगाता है, एक पार्टी तीन इलेक्शन लड़ गई इसी पे, रोटी कपड़ा मकान। किसी ने आज दिन तक नहीं पूछा, उनके गिरबान ने पकड़े कि भाई किधर गई रोटी और कपड़ा और मकान किधर गए? तो ये हाल है जहां लोग इस तरह भेड़ बकरी की तरह पीछे लग जाएं, वो फिर हमेशा उस एक्सप्लॉयटेशन का शिकार रहते हैं। जो इन पॉलिटिकल मास्टर्स को बड़े एक्सपर्ट हैं, इनको वो करनी आती है, अच्छी तरह कर लेते हैं। इसमें अपनी फैमिलीज के, अपने खानदानों के लिए काम करने हैं, अपने कोई बेटी के लिए, कोई बेटे के लिए, उनको बिठा देंगे। ये एक न्यूक्लियर पावर कंट्री, इसको लल्ले तल्ले चलाएंगे और आप देख लीजिए कि अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या हो। मैं मुजम्मिल साहब, एक गवर्नमेंट है कि लोगों की आमदन बढ़ी है, लेकिन देखिए शहरों के अंदर वो लोग रहते हैं ज़्यादातर जो नौकरी पेशा हैं, और क्योंकि जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो लोग तनख्वाहदार लोग हैं, उनकी आमदन में इजाफा महंगाई की निस्बत कम हुआ है। उनकी तादाद कम हो लेकिन उनकी आवाज़ ज़्यादा है। वो शहरों में रहते हैं, वो ज़्यादा सोशल मीडिया को और आपके मीडिया के सामने आते हैं। जो किसान की बात करती है गवर्नमेंट के लिए, वो 60% हैं या 70% हैं, उनकी आमदन बढ़ी है, या जो दिहाड़ीदार तबका है उसकी आमदन बढ़ी है, या जो कारोबारी तबका है, महंगाई का बेनिफिशरी है, उसकी आमदन बढ़ी है। वो वहाँ से कोई डाटा कलेक्शन नहीं होती। तो आपके ख्याल में ये वाकई इतना बड़ा फैक्टर है जो बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालेगा? और क्या इस गवर्नमेंट के पास कोई वे आउट है कि वो अगले इलेक्शन में महंगाई को अपने लिए दर्द सर ना बनने दे? देखिए, बात यह कि मैं सबसे पहले तो बता दूं कि महंगाई की वजूहात क्या हैं। मैं मिसाल देके बताता हूं कि आपने इस लिहाज से घर बनाया है कि आपके घर में जो है गटर बनना हो, आपने अच्छी पाइपलाइनें डाली हैं, सब कुछ डाली है, लेकिन अगर बाहर मूसलाधार और तूफ़ानी बारिश हो जाए तो आपने जितना अच्छा भी जो है प्लम्बिंग का सिस्टम बनाया हो, आपके घर में बाहर से पानी आ जाएगा और वो पानी नहीं निकल सकेगा और वो घर के अंदर पानी आ जाएगा। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को एक चीज़ समझानी चाहिए आवाम को, महंगाई की वजूहात। अगर महंगाई की वजह हुकूमत इस वक्त नहीं बन रही तो वो हुकूमत को आवाम तक बात पहुँचानी चाहिए। मिसाल के तौर पे जुलाई के महीने में पूरी दुनिया में खाने पीने की कीमतें 31% से बढ़ी हैं। मिसाल के तौर पे एक साल में आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 80% से बढ़ी हैं। गैस की कीमतें जो हैं, सिर्फ गैस की, जो अभी यहाँ पे इस हुकूमत ने हाथ नहीं लगाया गैस के बिलों को, पिछले एक हफ्ते में बरतानिया में 6 गैस की कंपनियां डिफॉल्ट हो गई हैं।
जो है वहां पे गैस $25 पे पहुंच चुकी हुई है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि पूरी दुनिया कोविड के बाद से, बल्कि कोविड से ये सिलसिला शुरू हुआ और जो है वो बढ़ता बढ़ता कहां तक पहुंच गया। एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं आपको और शायद आपके तवस्सुत लोगों को ये बात पहुंच जाए। जो माल बरदार जहाज एक कंटेनर चाइना से 1 साल पहले $1000 का आता था, उसका किराया $9000 हो गया। अब आप ये बताएं कि जिस मुल्क में दरामद ज्यादा होती हो, बरामद कम होती हो, तो बाहर से इंपोर्टेड महंगाई तो आएगी ही आएगी ना, कि नहीं आएगी। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को ये बात वाजे कर देनी चाहिए अवाम को, और अपनी पैदावारी सलाहियत को जो है, जो बाहर से चीजें मंगाते हैं उसको मकामी तौर पे कन्वर्ट करें। अब आपको मिसाल दे दूं कि हुकूमत ने इस पे भी काफी काम किया। मोबाइल फोन हमारे 100% पहले बाहर से आते थे, अब हमारे मकामी मोबाइल फोन ज्यादा हम यूज कर रहे हैं और बाहर से दरामद कम हो गई है। गाड़ियों की कंपनियां हमारे यहाँ पहले से ज्यादा हो गई हैं, बाहर से सामान आता है लेकिन यहाँ पे शुरू हो गया काम। पिछले साल कपास का बेड़ा गर्क हो गया था, इस साल कपास की फसल अच्छी आ रही है। 2 साल पहले जो है हमारी एग्रीकल्चर पे हुकूमतें जो है फोकस पिछली नहीं करके गई थी, ये हुकूमत भी पहले 2 साल मुल्क को दिवालिये से बचाने में लगी रही। अब इनका एग्रीकल्चर में फोकस आया, आपने देखा पिछले साल जो है सारी बम्पर क्रॉपें आई। अब जो 1 महीने में 4 फसलें आ रही हैं, कपास, चीनी, चावल और ये मकई, इनमें से 3 जो है क्रॉप टारगेट से ऊपर आ रही हैं। चावल की क्रॉप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी आ रही है। कॉटन क्रॉप पिछले साल से 4 मिलियन बेल ज्यादा आ रही है। शुगर केन कह रहे हैं 18 से 20%। ये जिस दिन हमारी पैदावारी सलाहियत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, हमारी कीमतें बेहतर हो जाएगी। अब आपने जो एक बात बोली कि अब हुकूमत वो जो यहाँ पे शहरी तबका है, जो नौकरी पेशा तबका है, उसको रिलीफ कैसे दे सकती है। अगर आज ही की आप ECC के मिनट पढ़ें तो जो है हुकूमत ने घी पे सब्सिडी देने की बात कर दी है और अगले महीने से कह रहे हैं टारगेटेड सब्सिडी देंगे। जो लोग परेशान हैं उनको हम टारगेटेड देंगे 5-6 चीजों अशिया में। इससे ज्यादा हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत क्या, जैसे लॉकडाउन लगा था तो हुकूमत ने कहा था भाई हमारे पास वसाइल नहीं है, और वो बात सच्ची हो गई। आज बरतानिया जैसे मुल्क भी जो है पाकिस्तान की लाइन पे आ गए। इसी तरीके से ये हुकूमत को अवाम तक बात पहुंचानी चाहिए ताकि अवाम भी जो है अपने जो है तर्ज़े ज़िंदगी को चेंज करें। ये जो इस वक्त आलमी बहरान आया हुआ है उससे निकलने के लिए, अगर आप कहें कि हम अवाम जो है तर्ज़े ज़िंदगी नहीं चेंज करें मौके और मुनासिबत के हिसाब से, और आपका मुल्क आपको पालता रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक आखिरी बात करके ख़त्म करूंगा। सऊदी अरब जैसा मुल्क जो दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल पैदा करता है, पूरी दुनिया को देता है, उसने भी पेट्रोल पे टैक्स लगा दिया। सऊदी अरब में 104 रुपये लीटर पेट्रोल है, पाकिस्तान में 123 रुपये लीटर पेट्रोल है। भारत में 250 रुपये लीटर पेट्रोल है पाकिस्तानी रुपए में। तो उन्होंने भी अपनी आवाम को बता दिया बेशक हमारे तेल के कुएं ये तुम्हें जो है खिलाने पिलाने के लिए नहीं, अब तुम्हें भी टैक्स लगेगा। तुम जो फ्री पानी से ज्यादा पेट्रोल को उड़ा देते थे, इसको बचत करो। तो हमारे लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर हमारे मुल्क में ज़राअत अच्छी थी तो उसका आप नाजायज फायदा ना उठाएं, उसको जितना खाना है उतना खाएं। ये जो है मटके भर भर के लस्सियां ना पिए हम लोग, और जो तरबूज आपके पंजाब में जब गर्मी होती है तो सड़क में जो है ऐसे पड़े होते हैं, एक एक आदमी 2-2 तरबूज खींच जाता है। सिंगापुर में जो एक फाड़ी के 4 हिस्से करके खिलाते हैं $4 में। तो ये थोड़ी सी हमें ये चीजें सही करनी पड़ेंगी। ठीक फ्रिया, मैं बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए आखिर में कि पिछला इलेक्शन करप्शन पे लड़ा गया था, सबको याद है। क्या अगला इलेक्शन अपोजिशन महंगाई पे लड़ा जाए इसको यकीनी बना सकती है, या लोग इस बात को समझेंगे? देखिए बैनुल अक़वामी मार्केट के अंदर चीज़ों की कीमतें दुगनी से ज़्यादा हो गई हैं, तो पाकिस्तान जो चीज़ें बाहर से मंगा के दे रहा है वो कैसे सस्ती दे दे? मुमकिन नहीं है। तो क्या अगला इलेक्शन महंगाई पे होगा? इमरान साहब, अगले इलेक्शन तक यकीनन अगर कर्टेल नहीं करती गवर्नमेंट तो होगा महंगाई अभी भी उनके लिए मेन टॉपिक है। लेकिन एक बात बस मैं ऐड करना चाहूँगी कि टेक्निकली बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आपके गेस्ट ने कि क्या वजह है, मगर देखिए सियासत एक अलग चीज़ है, उसमें आपको लोगों को रीच आउट कैसे करना है, उनको कैसे मरहम रखना है, ये हुकूमत का काम है। वो एम्पैथी जो है वो थोड़ी सी मिसिंग है। ठीक है आप समझाएं लोगों को, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं बरतानिया से, यूरोप से, सऊदी अरब से, लेट्स नॉट फॉरगेट ये वो कंट्रीज हैं जो कि बेरोजगार को वजीफा भी लगा कर देती हैं, जहां पर जो मिनिमम वेज है वो हमसे बहुत ज्यादा है, उनकी करेंसी का रेट हमसे बहुत आगे है, वहां पे एजुकेशन फ्री है, वहां पर सिक्योरिटी फ्री है, दीगर चीजें फ्री हैं।
तो उससे जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक कंपैरिजन नहीं होता। पाकिस्तान में खवातीन कितनी बड़ी तादाद में जो काम भी नहीं करती, वहां तो हर कोई काम कर रहा होता है, एक फैमिली का हर फर्द काम कर रहा होता है। यहाँ पे यूजुअली एक कमाने वाला होता है, उसके ऊपर प्रेशर होता ये है बड़ा मसला। फ्रिया टाइम खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आपने ऐसी जबरदस्त चीज की निशानदेही की है कि इधर लोग काम भी नहीं करना चाहते। एक बंदा घर में काम करता है, बाकी सारे बैठ के खाते हैं मजे से। ज्यादा लोग काम करेंगे, ज्यादा कमाएंगे, अच्छे तरीके से खर्च कर सकते हैं। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।